हेलो गाइस, माय नेम इज़ अदनान गौर और आज की वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सेरोटोनिन के बारे में, माइग्रेन के बारे में। जिसको पढ़ना हो वो प्रीवियस वाली वीडियो से जा करके पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन के सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस की। प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिंथेसाइज करते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम होता है PLPA2, दैट इज फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2। ये एंजाइम जैसे ही एक्ट करता है तो फॉस्फोलिपिड हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं अराचिडोनिक एसिड में, अराचिडोनिक एसिड में। ठीक है गाइस, ठीक है, अराचिडोनिक एसिड में। अब इन अराचिडोनिक एसिड पर हमारे एक्ट करते हैं दो तरीके के एंजाइम। अराचिडोनिक एसिड कैन बी एक्ट बाय टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। उन एंजाइम्स के नाम होते हैं, एक होता है कॉक्स, एक होता है लॉक्स। ठीक, व्हाट इज कॉक्स? कॉक्स इज साइक्लोऑक्सीजनेज एंड व्हाट इज लॉक्स? लॉक्स इज लाइपोऑक्सीजनेज। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंड लाइपोऑक्सीजनेज। देखो, लाइपोऑक्सीजनेज जब एक्ट करता है अराचिडोनिक एसिड पे तो हमारे पास बनते हैं ल्यूकोट्राइइन्स। सबसे पहला ल्यूकोट्राइइन्स बनता है LTA4। ठीक है, सबसे पहला ल्यूकोट्राइइन्स हमारा जो बनता है वो बनता है ल्यूकोट्राइइन्स A4। ल्यूकोट्राइइन्स A4 जो है ये होता है अनस्टेबल और ये ब्रेक कर जाता है हमारे पास किस चीज़ में? LTB4, LTC4, LTD4 और ये बन जाते हैं LTE4। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, सबसे पहले क्या है? LTA4 अनस्टेबल होते हैं, टूट जाते हैं LTB4, C4, D4 और E4 के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन से वाले? PG, G2 और H2। ठीक है, PG, G2 और H2। ये PG, G2 और H2 जो हैं ये होते हैं अनस्टेबल। ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल। वहाँ LTA4 अनस्टेबल था, यहाँ पे PG, G2 और H2 अनस्टेबल होते हैं और ये फाइनली टूट जाते हैं, हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं। कौन से में? थ्रोम्बोक्सेन A2, PgI2 एंड PgD2, E2 एंड F2। क्लियर है बात? क्लियर है। PgI2 को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोस्टालाइसिन। प्रोस्टालाइसिन। तो गाइज ये है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। सबसे पहले फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करेगा तो बन जाएंगे अराचिडोनिक एसिड। अराचिडोनिक एसिड पे एक्ट करते हैं हमारे पास कॉक्स और लॉक्स एंजाइम। लॉक्स से बनते हैं ल्यूकोट्राइइन एंड कॉक्स से बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। चलिए इतना आप लोग नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और आप लोग नोट कर लें, ये जो यहाँ पे A2, I2, D2, E2 और यहाँ पे क्या आ रहा है 4, इनका क्या मतलब होता है वो आप लोग नोट करें। ल्यूकोट्राइइन्स कंटेन्स 4 डबल बॉन्ड्स, 4 डबल बॉन्ड, इसलिए उनको बोलते हैं LTA4। अगर बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तो प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेन 2 डबल बॉन्ड्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कंटेन 2 डबल बॉन्ड्स, इसलिए इनको पढ़ा जाता है थ्रोम्बोक्सेन A2, PgI2, D2, E2, F2। क्लियर है बात? चलो इतना नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द एक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। व्हाट आर द एक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स? प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शंस की अब हम बात कर लेते हैं। व्हाट आर द एक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स? देखो, सबसे पहले एक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या याद रखना है आपको? सेकंड आपको याद रखना है दे आर अफेक्ट ऑन प्लेटलेट्स। ये अफेक्ट डालते हैं हमारे किस चीज़ के ऊपर? प्लेटलेट्स के ऊपर। और प्लेटलेट्स के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं आप लोग ये बात ध्यान रखें। हमारे पास दो तरीके के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो प्लेटलेट्स पे इफेक्ट डालते हैं। एक होते हैं PgI2, आई आ रहा है तो आई क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। सेकेंड यहाँ पे होता है थ्रोम्बोक्सेन A2,
ए आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज करेंगे प्लेटलेट एग्रीगेशन को, प्लेटलेट एग्रीगेशन को। इतनी बात क्लियर है। देखो आप लोग यहाँ पे इनके नाम से याद कर सकते हैं। आई आ रहा है, आई क्या कर रहा है, इनहिबिशन। ए आ रहा है, ए क्या कर रहा है हमारे पास, इंक्रीज कर रहा है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, ठीक है। ए से एग्रीगेशन आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये बात होगी, अफेक्ट कर रहे हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। तीसरा आपको क्या याद रखना है, ये कहाँ पे इफेक्ट डालते हैं हमारे पास, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, वेजो डायलेशन कराते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स का क्या कराते हैं, वेजो डायलेशन कराते हैं। कौन से हैं, पहले बात तो आप लोग याद कर लें, ब्लड वेसल्स पे कौन इफेक्ट डालता है, ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट कौन डालते हैं, हमारे पास दो तरीके के प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। एक है हमारे पास PGE2 और एक है PGI2। ये दोनों के दोनों हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट डालते हैं और क्या कराते हैं, वेजो डायलेशन, कॉज कराते हैं वेजो डायलेशन, ठीक है। क्या कराते हैं, वेजो डायलेशन। और क्या कराते हैं ये दोनों के दोनों, और क्या कराते हैं ये, पहला तो वेजो डायलेशन करा दिया, दूसरा और क्या कराते हैं ये, यूजफुल फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यूजफुल फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यूजफुल फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और थर्ड पॉइंट आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो याद रखना है क्या, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, दे आर यूज फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, HDL। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और क्या करते हैं, वेजो डायलेशन करा रहे हैं और यूजफुल फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। और CVS में आपको सेकंड देखो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है हार्ट, एक आती है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स के ऊपर कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन इफेक्ट डाल रहे हैं, PGE2 PGI2, क्या करा रहे हैं, वेजो डायलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ हो रहे हैं। और थर्ड क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। चलो उसके बाद देख लेते हैं हार्ट। देखो हार्ट के केस की अगर हम बात करें, हार्ट के केस की अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें बिफोर डिलीवरी, मतलब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज डक्टस आर्टीरियोसिस get ductus arteriosus remain open by prostaglandins, ठीक है। क्या होता है हार्ट में अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डक्टस आर्टीरियोसिस ओपन रहता है और इसको ओपन रखने का काम किनका होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। क्लियर है। अब क्या होता है आफ्टर डिलीवरी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर बर्थ। अगर बर्थ के बाद की हम बात करें तो क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है एंड डक्टस आर्टीरियोसिस गेट क्लोज्ड, ठीक है। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। उसके बाद आप लोग एक पॉइंट यहाँ पे और नोट करें, अगर डक्टस आर्टीरियोसिस ओपन रह जाता है आफ्टर बर्थ, डक्टस आर्टीरियोसिस ओपन रह जाता है, उस डिजीज का क्या बोलते हैं हम लोग, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है ना। इफ डक्टस आर्टीरियोसिस रिमेन ओपन आफ्टर बर्थ, देखो अगर बर्थ के बाद वो ओपन रह जाता है, उस डिजीज को क्या नाम बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है ना, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, ट्रीट बाय डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकली मतलब कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी के अंदर कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से डक्टस आर्टीरियोसिस ओपन ही रह गया, बंद नहीं हुआ है, उस डिजीज को बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में डक्टस आर्टीरियोसिस क्या रह जाता है, ओपन रह जाता है, और उसको हम लोग क्लोज करते हैं किस तरीके से, बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है ना, बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग, तो गाइज हम लोग डिक्रीज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग कॉक्स इनहिबिटर्स, बाय प्रोवाइडिंग कॉक्स इनहिबिटर्स
इनहिबिटर्स। कॉक्स इनहिबिटर अगर हम दे देंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में क्या देखा है, प्रोस्टाग्लैंडिन कौन से एंजाइम की मदद से बनते हैं, कॉक्स एंजाइम। अगर कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन अगर बंद हो जाएगा तो डक्टस आर्टेरियोसिस बंद हो जाएगा, और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो डिजीज होती है उसको ट्रीट करने में मदद करेंगे। कौन, कॉक्स इनहिबिटर। तो गाइस फोर्थ एक्शन हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ एक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन का हम लोग देखते हैं ऑन यूट्रस। ऑन यूट्रस देखो, अगर हम बात करें दो तरीके के प्रोस्टाग्लैंडिन की, एक होता है PGE1 और एक होता है PGE1 और एक होता है हमारे पास, सॉरी, अगर हम देखो तो गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑन यूट्रस। गाइज यूट्रस में अगर हम बात करें, हमारे पास दो तरीके के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, एक होता है PGE2 एंड PGF2। PGE2 एंड PGF2 ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अपर पार्ट को ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर PGE2 की बात करें तो ये क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, रिलैक्सेशन भी करता है, रिलैक्सेशन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के लोअर पार्ट को रिलैक्स करता है, और किसको रिलैक्स करता है ये, एंड सर्विक्स। ठीक है, कौन, PGE2। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वी डू नॉट यूज प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर लेबर पेन। देखो लेबर पेन के लिए हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज इट कैन कॉज स्ट्रैंगुलेशन। व्हाट इज स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं, किसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ए पर्टिकुलर ऑर्गन। देखो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, इसलिए हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज नहीं करते फॉर लेबर पेन। तो सो फॉर लेबर पेन अगर हम बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेबर पेन। ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेबर पेन। इतनी बात क्लियर हुई आपको, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद आप लोग देखें, एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, उसको बोलते हैं मीजोप्रोस्टोल। देखो मीजोप्रोस्टोल का क्या यूज होता है, पहला यूज अगर हम बात करें, मीजोप्रोस्टोल का क्या यूज होता है, PGE1 होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। मीजोप्रोस्टोल क्या करता है, अगर हम लोग इंट्रावेजाइनल मीजोप्रोस्टोल का यूज करें, ठीक है, कौन सा, इंट्रावेजाइनल मीजोप्रोस्टोल को अगर हम यूज करें तो ये किस चीज में मदद करता है, हेल्प इन लेबर एंड डायलेट द सर्विक्स। और सर्विक्स को क्या करता है, डायलेट करता है सर्विक्स को। ठीक है, कौन, इंट्रावेजाइनल मीजोप्रोस्टोल का अगर हम यूज करें तो ये क्या करता है हमारे पास, हेल्प इन लेबर एंड डायलेट द सर्विक्स। इंट्रावेजाइनल मीजोप्रोस्टोल अगर हम यूज करते हैं तो। सेकेंड अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो एक और मीजोप्रोस्टोल का यूज होता है, पोस्ट पार्टम हेमोरेज। देखो गाइस, पोस्ट पार्टम हेमोरेज मतलब अगर डिलीवरी के बाद, हेमोरेज स्पेलिंग सही से देख लेना, पोस्ट पार्टम हेमोरेज की अगर हम बात करें, मतलब डिलीवरी के बाद अगर कोई ब्लीडिंग हो गई तो उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, वी यूज़, ठीक है ना, फॉर पोस्ट पार्टम हेमोरेज
वी यूज़ कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन का हम लोग यूज़ करते हैं, PGE1 जिसको बोलते हैं मीजोप्रोस्टोल, एंड PGF2 कौन से वाला, कार्बोप्रोस्ट। कौन से वाला PGF2 यूज़ करते हैं, कार्बोप्रोस्ट PGF2। तो पोस्टपार्टम हेमोरेज में हम लोग दो तरीके के प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ कर सकते हैं, PGE1 मीजोप्रोस्टोल एंड PGF2 कार्बोप्रोस्ट। ये क्या काम करते हैं, टू स्टॉप ब्लीडिंग। ये क्या काम करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। बट रिमेंबर, ड्रग ऑफ चॉइस हियर ऑल्सो ऑक्सीटोसिन। यहाँ भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीटोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑक्सीटोसिन। एक पॉइंट और आप लोग यूज करें, नोट करें, एक पॉइंट और आप लोग नोट करें, फॉर प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज, फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है ना, पोस्टपार्टम हेमरेज। देखो पोस्टपार्टम हेमरेज को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हम लोग कौन सा ड्रग देंगे, वी यूज़ पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग दे दें कौन सा, मिथर्जिन। कौन सा, मिथर्जिन। इसको कैसे लगाते हैं हम लोग, एंटीरियर शोल्डर पे लगाते हैं, एंटीरियर शोल्डर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन के एंटीरियर शोल्डर पे लगाते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, बिफोर डिलीवरी। देखो बात आ रही समझ में, मगर मतलब अगर पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया और ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए तो हम लोग कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ करते हैं, एक होता है मीजोप्रोस्टोल, एक होता है कार्बोप्रोस्ट। अगर पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करना है तो हम लोग डिलीवरी से पहले ही एंटीरियर शोल्डर जो होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, वहाँ पे किस चीज़ का इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, मिथर्जिन का, ठीक है ना। हम लोग मिथर्जिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मिथर्जिन का यूज़ करते हैं। इतना नोट करें, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट ऑन स्टमक। देखो इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन स्टमक। देखो स्टमक के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव। पहला पॉइंट, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव मतलब गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव कैसे होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर हम बात करें PGE, ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन पर्टिकुलर अगर हम बात करें, मेनली यहाँ पे PGE2 होते हैं। PGE2 जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव। PGE2 और गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव किस तरीके से गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करते हैं, पहली बात आप नोट करें, क्या करते हैं ये, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय इनहिबिटिंग प्रोटोन पंप। देखो प्रोटोन पंप को ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट कर देते हैं प्रोटोन पंप को, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ एसिड डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, किस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव होते हैं, बाय इंक्रीजिंग म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराते हैं, बाइकार्बोनेट और म्यूकस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करा देते हैं, एसिड के प्रोडक्शन को डिक्रीज करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या कहलाते हैं, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव होते हैं। उसके बाद आप लोग नोट करें, लॉन्ग टर्म यूज अगर हम कर देंगे, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनसेड्स, गाइस एनसेड्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स का अगर लॉन्ग टर्म यूज कर देंगे तो इट कैन कॉज क्या कर देगा ये, पेप्टिक अल्सर डिजीज। और इस पेप्टिक अल्सर डिजीज का नाम होता है, क्या नाम होता है, एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज, एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज। क्लियर है बात।
एनसेड का लॉन्ग टर्म यूज होने के बाद पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है, उसको नाम देते हैं एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज, एनसेड्स इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज। और ट्रीटमेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज वी कैन यूज क्या चीज? वी कैन यूज मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल जो कि क्या होता है? PGE1, ठीक है, PGE1। फॉर ट्रीटमेंट क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? मीजोप्रोस्टोल, PGE1। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हाट? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर NSAIDs induced peptic ulcer disease, ड्रग ऑफ चॉइस इज, व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस? इज ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा? NSAIDs induced peptic ulcer disease में आर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्रग ऑफ चॉइस आर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, बट वी कैन यूज ऑल्सो फॉर NSAIDs induced peptic ulcer disease मीजोप्रोस्टोल, PGE1। ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ठीक है। ये स्टमक की बात हो गई, इसको आप लोग नोट करें। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा जो रह जाता है वो रह जाता है आई। मतलब ध्यान से देखें आप लोग, लास्ट पॉइंट हमारा रह जाता है इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन आई, ये एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन आई। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसको बोलते हैं PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को? यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। ये यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज कर देता है, यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को स्टिमुलेट कर देता है कौन? PGF2 अल्फा। यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो जब इंक्रीज हो जाएगा तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इट कैन, या फिर हम लोग सिंपल लिखें यूज इन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा ट्रीटमेंट। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा ट्रीटमेंट में यूज होता है किस चीज़ का? जब यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो स्टिमुलेट हो जाता है किसकी वजह? PGF2 अल्फा। बट ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा इस केस में? लेटेनोप्रोस्ट। लेटेनोप्रोस्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा ट्रीटमेंट। बट यहाँ भी आप लोग एक बात और नोट करेंगे, लेटेनोप्रोस्ट डू नॉट यूज फॉर यूवाइटिस में इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। यूवाइटिस में इसको यूज़ नहीं करेंगे, किस चीज़ को? लेटेनोप्रोस्ट को। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई, इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन आई। कौन सा वाला प्रोस्टाग्लैंडिन? PGF2 अल्फा। ये स्टिमुलेट कर देगा यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को। ये यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो जब इंक्रीज हो जाएगा, ये इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा ट्रीटमेंट में। ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा यहाँ पे लेटेनोप्रोस्ट, डू नॉट यूज इन केस ऑफ यूवाइटिस, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।